एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो आपका चैप्टर 4 है, जिसे हम इंग्लिश में अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के नाम से जानते हैं, क्लास 12 का पार्ट 3 का वीडियो लेके आया हूं। आज हमारा जो है वो पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है यूरोपीय संघ की रचना एवं विस्तार, आसियान, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान और भारत चीन का संबंध। ये सब वो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में इस बार सेट किया गया है चैप्टर 4 के लिए। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो चीजें पढ़नी है उसके लिए हमें पूरे चैप्टर को छानबीन करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं सिलेबस कैसे सेट किया गया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दिया गया है। अगर मैं आपको सिंपल तौर पे सिर्फ इन्हीं चैप्टरों को बताता हूं तो ऐसे में दिक्कत होगा कि आपको पूरी चैप्टर समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने शुरुआत से सब कुछ अच्छे तरीके से कवर किया है। पार्ट 2 और पार्ट 1 बन चुका है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको आसानी से ये पूरी चैप्टर समझ में आ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 3 के सबसे पहले पॉइंट में आज हम डिस्कस करेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना और आसियान क्षेत्रीय मंच का कार्य। क्यों बनाया गया था आसियान क्षेत्रीय मंच को? तो आइए शुरुआत करते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच से। क्षेत्रीय मंच पे आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले जो कंफ्यूजन वाली दो बातें होती है, एक होता है आसियान को लेके और एक होता है आसियान क्षेत्रीय मंच को लेके। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था, लेकिन अगर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की बात कर ले तो वो 1994 में हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम आसियान क्षेत्रीय मंच के बारे में जानते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुआ था। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो 1994 में हुई। आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना क्यों की गई थी? तो आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना इसलिए किया गया था ताकि वहां का जो देश का सुरक्षा हो, जो आसियान के संगठन के जो देश हैं, जो 10 देश हैं आसियान के संगठन के, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, उनको सुविधाएं प्रदान की जाए और साथ ही साथ इनके नीतियों का तालमेल हो सके। नीति कहने का मतलब है इनके जो अपने नियम और कानून हैं वो आपस में एक दूसरे से मिले, ये विवाद का काम ना बन जाए, विवाद का क्षेत्र ना बन जाए। इसीलिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किया गया था। कब? 1994 में। कार्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था देशों की सुरक्षा और उनके आपस के नीति का तालमेल करना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता देता हूं मैं आपको कि आसियान क्या है। तो आपको मैंने बताया था आसियान क्या है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था, जो शुरुआत में 5 देशों के साथ हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उसमें 5 देश और जुड़ गए थे, तो टोटल देशों की संख्या जो है उसमें 10 हो गया था। तो इस तरह से आपने देखा कि आसियान क्षेत्रीय मंच जो है आपका वो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं आसियान की उपयोगिता और प्रासंगिकता क्या है। तो देखिए, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले को प्रदर्शित करता है। जो भी देश अभी विकासशील है या फिर वो विकास कर रहा है, उनके साथ आसियान का जो मौजूदा स्थिति है, आर्थिक शक्ति, खासतौर पर अभी आपको पता है कि भारत और चीन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चीन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि भारत उसके अपेक्षा कम है, लेकिन भारत भी ग्रो कर रहा है। तो ये जो है एशियाई देशों के साथ व्यापार मतलब बिजनेस, जो हम लोग आते हैं वो एशियाई देशों के अंदर आते हैं और निवेश के मामलों में प्रदर्शित करता है। ये सब जो आसियान है वो हमारे चीन और भारत जैसे देशों में अपना निवेश बढ़ा रहा है। आसियान ने निवेश के दौर, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र अपनाने पर भी ध्यान दिया है। आसियान ने क्या किया है? आसियान ने किया है कि जो देश उसके संगठन के अंदर आते हैं या फिर जो देश उससे जुड़ते हैं, उसमें मुक्त व्यापार की संभावना को उत्पन्न कर रहा है। मतलब ऐसे जगहों पे वो टैक्स फ्री बिजनेस कर रहा है ताकि वो आर्थिक व्यवस्था जो है उन देशों की मजबूत हो। और चीन और अमेरिका जो है, चीन और अमेरिका वो मुक्त व्यापार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अग्रसर है, बहुत ज्यादा कार्यों को कर रहा है। आसियान और भारत के बारे में अगर बात कर ले कि आसियान और भारत के संबंध क्या है, तो 1991 के बाद मैं आपको बता दूं कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति को अपनाया था। पूरब की ओर देखो कहने का मतलब है कि आसियान के जो संगठन के देश हैं वो हमारे
भारत के हिसाब से पूरब दिशा की ओर पड़ते हैं, इसलिए इन्हें पूरब की ओर देखो नीति के नाम से जाना गया है। इसमें क्या हुआ, आसियान के जो 2 देश हैं, सदस्य देश हैं जो उसके संगठन के अंदर अभी फिलहाल हैं, उनका नाम है सिंगापुर और थाईलैंड। जो अभी आसियान के जो देश हैं, बहुत सारे देश हैं, लेकिन उसमें से जो 2 देश हैं जो हम जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, सिंगापुर और थाईलैंड, जिनके साथ हमने अभी हमने कहने का मतलब है भारत ने मुक्त व्यापार की समझौता पद्धति को अपनाया है। किसके साथ, थाईलैंड के साथ और सिंगापुर के साथ। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। भारत जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि हम आसियान के साथ भी ऐसी संधि करें जिससे हम उनके संगठनों के अंदर जाके मुक्त व्यापार की स्थिति को अपनाएं और आसियान का असली ताकत अपने देशों का। अगर आपसे कोई पूछे कि आसियान की शक्ति क्या है, तो आसियान क्या करता है, उसके जो संगठन के अंदर के जो देश हैं उससे बिना परामर्श लिए हुए वो किसी भी कार्य को नहीं करता है। हालांकि वो उन सभी देशों का एक संगठन है, लेकिन वो संगठन अपने देशों के परामर्श और उनसे विचार लिए हुए किसी भी ठोस कदम को नहीं उठाता है। यही उसकी सबसे अच्छी नीति कहलाती है। यह एक एशिया जो है, एशिया महादेश, उसका मात्र एक ऐसा संगठन है जो एशियाई देश और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध करवा के देता है। एशियाई देशों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद है, टकराव है, तो आसियान का कार्य है कि वो उन्हें एक साथ लाकर उन मुद्दों पर समझौता करने का मौका देता है ताकि वो विवाद समाप्त हो जाए। आसियान और भारत में अगर बात कर ले तो हाल में ही आपको पता है कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों का यात्रा भी किया था। आसियान संगठन के अंदर जो देश आते हैं उन देशों का यात्रा किया था, वहां गए थे ये, और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए। मतलब अपने और उनके बीच अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में विकास करने के लिए, अपने इकोनॉमिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता भी हुआ है। और जो पहले हमने बात किया था पूर्व की ओर देखो नीति, उसको बदल के इन्होंने क्या कर दिया, पूर्वोत्तर कार्य नीति, जिसे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, इस नाम को बदल के ये नाम डाल दिया। मतलब पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति के नाम से हम इसे अब जानने लगे हैं। देखिए अगला पॉइंट जो है, इसी के अंतर्गत क्या हुआ, 2018 में जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है, आपको पता है कि हर एक साल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। तो 2018 में जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था, उसमें इन्होंने क्या किया कि आसियान के जो संगठन के देश हैं, जो आसियान संगठन के देश हैं, इनके नेताओं को हमने, राष्ट्र अध्यक्षों को हमने अपने यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया था। हालांकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हम अपने गणतंत्र दिवस के समारोह में दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को जरूर बुलाते हैं अतिथि के तौर पे। तो 2018 में आसियान के जो संगठन के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो इस देशों के सुप्रीमो हैं, इन्होंने इन लोगों को हमने अपने यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया था ताकि इनके और हमारे जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो सके। अब बात कर लेते हैं सार्क। सार्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम सार्क के बारे में जान लेते हैं कि सार्क क्या है। SAARC, जिसे हम हिंदी में सार्क कहते हैं, सार्क का हिंदी में अगर नाम पूछे कोई तो आप बता सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या हिंदी में नाम, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसका इंग्लिश में नाम है और इसका हिंदी में हम कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना जो हुई वो 8 दिसंबर 1985 में हुई। ध्यान से समझिएगा कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई। इस समय क्या था कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये 7 देश इसमें शामिल थे। किसमें, सार्क में। सार्क के जो देश हैं उसमें ये कौन कौन से देश शामिल थे, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। लेकिन कुछ ही समय बाद इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हुआ। अगर सार्क के बारे में बात करें तो इसके कार्य उद्देश्य भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सार्क का जो मुख्यालय है, जो इसका हेड ऑफिस है, वो है काठमांडू में, जो नेपाल में आता है। नेपाल में सार्क का हेड ऑफिस है, काठमांडू में। अब सार्क बनाने का उद्देश्य क्या था, किन कारणों से सार्क का निर्माण किया गया था, तो दक्षिण एशियाई के देशों में जनता के विकास एवं जीवन स्तर पर
सुधार लाना। जो दक्षिण एशियाई के देश हैं, जिन देशों का मैंने अभी आपको नाम बताया है, इनके जीवन के स्तर में विकास, हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम में सुधार और जनता का विकास मतलब पब्लिक का विकास होने के लिए सार्क का निर्माण किया गया था। आत्मनिर्भरता का विकास, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। सार्क का काम है कि इन सभी संगठन के अंदर आने वाले देशों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, आर्थिक विकास करना है। हमारे इन सभी देशों को इकोनॉमिकल सिस्टम इनका देशों का मजबूत करना है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास करना है। ये सब सार्क के वो महत्वपूर्ण कार्य हैं कि वो अपने संगठन के अंदर आने वाले सभी देशों का सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास करे, आपसी सहयोग बना के रखे, आपसी विवादों का निपटारा करे, मतलब आपस में जो भी झगड़ा लड़ाई हो उसे समाप्त करे, आपसी विश्वास बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा दे, मतलब एक दूसरे पर हम भरोसा करके व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके। व्यापार करने से हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम मजबूत होंगे। ये था हमारे सार्क के उद्देश्य, जिस कारण से सार्क को बनाया गया था। पूरब की ओर देखो नीति, अभी हमने कुछ समय पहले बात किया था ना कि पूरब की ओर देखो नीति का नाम बदल दिया गया था, पूर्वोत्तर क्षेत्र नीति बनाया गया था। अब देखिए भारत ने 1991 से पूरब की ओर देखो नीति अपनाई। तब से 1991 मतलब शीत युद्ध के दौर के समाप्ति के बाद से भारत ने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई। इसमें पूर्वी एशिया के देश जैसे आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी। जब से हमने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई तब से हमारा कुछ देशों के साथ संबंध अच्छे हुए। और संबंध किन देशों के साथ अच्छे हुए? तो आसियान के संगठन के अंदर जो 10 देश आते हैं उनसे तो हमारा संबंध अच्छा हुआ ही, इसके साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से भी हमारे आर्थिक संबंध, मतलब इनके साथ हमारे व्यापार की स्थिति अपनाई गई, व्यापार को बढ़ाया गया, जिससे हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम को मजबूती मिले। ये था हमारा पूरब की ओर देखो नीति। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चीन का विकास। देखिए चीन का विकास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि शुरुआत से ही चीन, आज जिस तरह से आप चीन को देख रहे हैं, जिस तरह से इसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, जिस तरह से ये अपना वर्चस्व पूरी दुनिया पे कायम कर रहा है, शुरुआत से ऐसा नहीं था। चीन बहुत ही कमजोर था, पिछड़ा हुआ था, गरीब था, नीचे स्तर का देश माना जाता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि चीन की इकोनॉमिकल सिस्टम इतनी मजबूत हो गई, अर्थव्यवस्था इतना मजबूत हो गया, चीन इतना वर्चस्व कायम कर पाया पूरे विश्व में? तो आइए जानते हैं। 1949 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1949 में एक रेवोल्यूशन हुई, एक क्रांति हुई चीन के अंदर, जिसे हम चीन की क्रांति के नाम से जानते हैं। देखिए उस समय क्या हुआ, 1949 से पहले चीन के अंदर पूंजीवादी सिद्धांत था, लेकिन 1949 में जब चीन में चीनी क्रांति हुई, उसके बाद इन लोगों ने कौन सा सिद्धांत अपना लिया? साम्यवादी सिद्धांत, जो यूएसएसआर के यहाँ चलती थी। तो उन्होंने इसकी स्थापना की। हालांकि इस स्थापना को करने के बाद उन्हें बहुत तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। चीन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आई जब उन्होंने 1949 में साम्यवादी स्थापना किया, अपने अंदर साम्यवादी विचारधारा लाया। तो उन्हें क्या क्या परेशानी हुई वो जान लेते हैं। चीन में समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। अब जब चीन ने अपने यहाँ साम्यवादी पद्धति को अपनाया तो उसने क्या कहा? सबसे पहले तो कहा कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था हमें बनाना है। औद्योगिक मतलब कि अपने यहाँ फैक्ट्री, मशीनरी, ये सब चीजें लगानी है। इसको करने के लिए उसने क्या किया कि उसके पास जो संसाधन थे, जो प्राकृतिक संसाधन चीन के पास पहले से थे, उन्होंने उसे अपने उन उद्योगों में लगा दिया। अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। इसके बाद चीन अपने नागरिकों को, वहां के चीन के जो निवासी थे, उन्होंने क्या किया? अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अचानक से क्या हुआ? जब उसने साम्यवादी मॉडल अपनाया अपने यहाँ, साम्यवादी मॉडल अपनाने के बाद उसने अपने संसाधनों को फैक्ट्रियों में झोंक दिया, विकास में लगा दिया, कि अचानक से उसका क्या हुआ? रोजगार बढ़ गया, उसके यहाँ के सभी नागरिकों को
रोजगार मिल गया, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल गई और सामाजिक कल्याण योजनाओं में उसने उन सभी देशों को पीछे छोड़ दिया जो उस समय मौजूदा समय में विकास कर रहे थे और ये सबसे ऊपर निकल गया। लेकिन यहाँ पे इसको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। ये सभी चीजें तो इसके यहाँ बढ़ रही थी, लेकिन इसके यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, जिस कारण से चीन को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्वाभाविक सी बात है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि आपके घर में अगर एक आदमी कमाने वाला है और 4 आदमी खाने वाले हो, तो आपके पेरेंट्स या आपके घर के जो भी मुखिया सदस्य हैं वो कमा के लाते हैं और आपके 4 लोगों का भोजन निर्वाह करते हैं। लेकिन आगे चलकर यदि आप 4 से 8 हो जाते हो और कमाने वाला वो सिंगल आदमी ही होगा, तो क्या होगा, उन 8 लोगों को खाने में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कमाई तो है, कमाई बढ़ भी रहा है, लेकिन जनसंख्या भी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि चीन को कई तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा था। और ये संकट का सामना इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि चीन के अंदर कृषि जो थी, खेती हो रही थी, अच्छी खेती हो रही थी चीन के अंदर, लेकिन परंपरागत तरीके से हो रही थी, मतलब पुरानी पद्धतियों से हो रही थी। बैल से खेत जोतना, हाथ से बुआई करना, तो ये सब चीजें जो हैं वो परंपरागत तरीका हो गया, मतलब पुरानी पद्धति का हो गया। इस कारण से भी वहां पे जो था, जो चीन ने उद्योग लगाया था, जो फैक्ट्रियां लगाई थी, जो मशीनरी लगाया था, उसमें कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि चीन में पुरानी पद्धति से खेती हो रही थी। इस कारण से चीन की जो फैक्ट्रियां थी उसमें कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अब चीन में सुधारकों का पहल आया। चीन में कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि अब मैं चीन को सुधारूंगा। तो बात 1972 में है, 1972 में चलते हैं, 1972 की बात है कि अमेरिका से इसने अपने संबंध बना लिए। संबंध बनाने का मतलब ये है कि इन्होंने अमेरिका की तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपने इतने दिनों तक, 1972 से पहले तक क्या हुआ था कि चीन एकांतवास में था। वो किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करता था, किसी से कोई खास मतलब नहीं रखता था। उसके देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन थे उसी से अपना वो गुजारा करता था। लेकिन 1972 में क्या हुआ कि 1972 में इन्होंने अपना संबंध अमेरिका से बनाया और अमेरिका से बनाकर अपने एकांतवास को खत्म किया। मतलब अब से उन्होंने अपने आप को पॉपुलर कर किया, अपने दूसरे मित्र देशों से हाथ बढ़ा के दोस्ती की। 1973 में जो प्रधानमंत्री थे चीन के, उनका नाम था चाओ एन लाई। याद रखिएगा, 1973 में जो चीन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चाओ एन लाई। उन्होंने क्या किया, कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। उन्होंने क्या कहा कि अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम अपडेट होंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नई वेपन लाएंगे अपने सेना के लिए, नई तरीके से सब कुछ करेंगे। तो कृषि में उन्होंने ध्यान लगाया, उद्योग में ध्यान लगाया, सेवा और विज्ञान, मतलब इसमें सैन्य शक्ति और अपने जो टेक्नोलॉजी है वो भी आ जाएंगे, ये सब इसी में आएंगे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसने 4 प्रस्ताव लाए। 1978 में तत्कालीन नेता जो वहां के थे डेंग शाओपिंग, उन्होंने चीन के आर्थिक सुधारक और खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। 1978 में क्या हुआ, जो चीन के नेता थे डेंग शाओपिंग, उन्होंने कहा कि अब हम अपने देश में व्यापार की नीति को अपनाएंगे। उन्होंने क्या किया कि खुले द्वार की नीति घोषणा कर दी, मतलब हमारे देश में कोई भी आके बिजनेस कर सकता है और जो देश हमारे यहाँ के बिजनेस करेगा वो अपने यहाँ भी मुझे बिजनेस करने का मौका दे। ऐसे में क्या हुआ कि अब 1982 में खेती को निजी कर, 4 प्रस्ताव याद है ना, जो इन्होंने कहा 4 प्रस्ताव, उसके सबसे पहले प्रस्ताव में मैं खेती को ले लेता हूं। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, प्राइवेट कर दिया खेती को, ताकि अच्छी से अच्छी फसल को उगाया जा सके। 1982 में खेती को निजीकृत कर दिया गया और 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया। जो बिजनेस थे, जो व्यापार थे, जो कंपनियां थी, जो फैक्ट्रियां थी, उन्हें भी अब निजीकरण करने का मतलब होता है प्राइवेटीकरण करना, प्राइवेट बना दिया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी की गई। अब वहां पे ये जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, जिसे हम सेज के नाम से भी जानते हैं। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। कौन? चीन। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। जब चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, उसके बाद इसकी अर्थव्यवस्था पहले से सुधरने लगी और यह अब अग्रसर हो गया, अब बिजनेस के ऊपर यह
आगे बढ़ने लगा। इस तरह से आपने देखा कि चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरह थी, कैसे उसने सुधार किया और किस तरह से आज वो यहाँ पे खड़ा है। चीन सुधारकों का नकारात्मक पहलू, जहां पे कुछ अच्छाइयां मिलेगी वहां पे आपको कुछ बुराइयां भी मिलेगी। अब आइए उन बुराइयों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चीन के जो सुधारक थे, जो चीन के लोग थे, उन्होंने उसके नकारात्मक पहलू को भी निकाला। क्या था वो? वहां आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। चीन ने तो कहा कि हमारे यहाँ जो ये सब चीजें बन रही है इससे हमारे सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होगा, लेकिन सुधारकों का कहना था कि सभी वर्ग मतलब इससे लाभान्वित नहीं हुए, सभी वर्गों को इससे लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पूंजीवादी तरीका को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। पूंजीवादी, जबकि ये प्राइवेट होने लगा, इसका क्या मतलब है कि ये लोग पूंजीवादी चीजों की तरफ बढ़ने लगे, और पूंजीवादी चीजें जब इनके यहाँ आने लगी तो इनके यहाँ क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई, लोग बेरोजगार हो गए। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत संतोषजनक नहीं है, मतलब महिलाओं के काम करने पे ध्यान नहीं दिया जाता, महिलाओं के अधिकार का हनन होता है, महिलाओं को सही तरीके से देख रेख नहीं मिलता। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। गांव व शहर के और तटीय एवं मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ गई। ये तो सही बात है कि गांव में रहने वाले लोगों की आमदनी और शहर में रहने वाले लोगों की आमदनी हमारे भारत में भी अलग है, चीन में भी अलग था। जो लोग गांव में रहते थे उनका कमाई अलग हो गया, और जो शहर में रहते थे उनकी कमाई अलग हो गई। दोनों के बीच में क्या हुआ? अंतर हो गया। विकास की गतिविधि ने पर्यावरण को काफी हानि पहुंचाई। जिस तरह से चीन विकास कर रहा है, ये बात सही है कि आज भी अगर आप देखोगे तो प्रदूषण लेवल चीन का बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई। वहां पे जो विकास हो रहा था, जो फैक्ट्रियां लग रही थी, जो नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही थी, जो परमाणु परीक्षण हो रहा था, जो गन बंदूक बारूद बनाया जा रहा था, इससे पर्यावरण जो था, वहां का एनवायरमेंट था, वो बहुत क्षतिग्रस्त हुआ, बहुत ज्यादा वहां पे उसको नुकसान हुआ। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। चीन के जो नेता थे, जो वहां के नेता लोग थे या बड़े बड़े ऑफिसर थे, उनमें भ्रष्टाचार बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया। ये थे चीन के सुधारकों का नकारात्मक पहलू, जो उन्होंने बताया कि चीन में ये सारी परेशानियां हो गई। ये सारे पॉइंट मैंने पॉइंट बाय पॉइंट दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आप लोगों के लिए। आगे अब हम आपसे बात करेंगे चीन के साथ भारत के संबंध, विवाद के मामले में। मतलब हमारा और भारत, हम जो है वो भारत जो है, हमारे कहने का मतलब है भारत, क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूं, तो भारत और चीन के बीच जो संबंध है उसके बारे में जानेंगे। चीन हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन दोगला देश है। वो दोगला देश इसलिए है क्योंकि उसकी कुछ कमियां मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि चीन के साथ भारत के जो संबंध है, आज हम आपको विवाद के बारे में पहले बात करेंगे, फिर इसके आगे मैत्रिता के बारे में बात करेंगे, दोनों पहलुओं को देखेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया है चीन दोगला देश है, वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। ये पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करता है। उसको पहले देखते हैं। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पा गया। 1950 में क्या हुआ? चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, जबकि तिब्बत हमारे भारत का हिस्सा था, और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। जो बॉर्डर के एरिया में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जब अपना अपना घर बनाया तो चीन इस पे भड़क गया और उसने तिब्बत को भी हड़पने का सोचा, और हड़प ही लिया है। लगभग अभी के समय में देखो तो आप तिब्बत पे चाइनीज का ही हक आपको देखने को मिलेगा। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण भी कर दिया। यहाँ पे मैं अगर चीज आपको बता देता हूँ, हमारी युद्ध ना चीन के साथ हो चुकी है, जिसमें हमारी हार भी हुई थी, हम चीन से हार गए थे। चीन ने 1950 में तिब्बत को हड़पा। 1962 में इसने क्या किया, आप अभी देखते होंगे न्यूज में, 1 साल 2 साल पहले आपने देखा होगा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे चीन के बॉर्डर से लगता है, और बॉर्डर से लगने के कारण क्या है कि चीन ना हमेशा बॉर्डर पे हमारे अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है, हमारे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ऐसा है उसने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर किया, और उसने उस पर जबरदस्ती बोला कि ये मेरा जगह है, और भारत पर आक्रमण भी कर दिया। एक तरफ अगर आप देखो तो चीन हमारे तरफ मुंह पे मीठी मीठी बातें करता है, और पीठ पीछे वो हमारे खंजर डालने के चक्कर में रहता है, इसलिए मैं इसे दोगला देश कहता हूं। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना। चीन इतना हरामखोर देश है, इतना कमीना देश है कि ये क्या करता है कि भारत का जिससे दुश्मनी रहे वो उसकी मदद करता है। जैसे आपको पता है कि हमारा विवाद पाकिस्तान के साथ है, तो चीन हमेशा से क्या करता है कि पाकिस्तान की मदद करता है, और इसके पीछे बहुत सारे और कारण हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद क्यों करता है।
इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, किसी और वीडियो में इसे समझाऊंगा। चीन बहुत ही कमीना देश है। मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है कि चीन अच्छा देश नहीं है, क्योंकि इसकी जो पूरी स्टोरी है ना, पूरा मॉडल जो है ना, ये मैं किसी अन्य वीडियो में आपको समझाऊंगा। जो पाकिस्तान पे ये इतना क्यों मरता है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों वो पाकिस्तान के पीछे इतना पैसा खर्च करता है। तो चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद करना भी हमारे साथ एक विवाद का कारण है, क्योंकि हमारे दुश्मन देश को अगर वो मदद करता है आर्थिक रूप से, पैसे से, वेपन से, गन से, गोला बारूद से, तो हम तो उसे अपने दुश्मन के रूप में ही देखेंगे ना। दूसरी बात है कि चीन हमेशा भारत को परमाणु परीक्षण करने से रोकता है। जब भी हम कोई न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, परमाणु हथियार बनाते हैं, और चीन उसमें उंगली करता रहता है। वो हमेशा हमें रोकने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है कहीं भारत हमारे समकक्ष ना आ जाए, हमारे बराबर ना आ जाए। इस कारण से चीन के साथ हमारे कुछ विवादित यही पॉइंट है, ये विवाद वाले कुछ पॉइंट है हमारा चीन के साथ। अब देखिए आगे हम विवादित पॉइंट पे देखते हैं कि बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ बनाया जाता है। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ पे चीन अपने सैनिकों को जमा करके रखता है, ताकि कभी भी अगर भारत से कोई अनबन हो तो हम पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। चीन, मैंने बहुत कारणों से इसे दोगला देश बोला है। अब देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन का नाम मैं ले लेता हूं, जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया। तो किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने जब इसे प्रस्ताव किया कि आप जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाइए, तो क्या हुआ? चीन द्वारा वीटो पावर लगाकर इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। हमने चैप्टर 2 में भी आपको वीटो पावर के बारे में बताया था, यहां भी हमारा वीटो पावर है। देखिए वीटो पावर के बारे में एक लंबी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, अगर यदि आपको पता नहीं है तो इसके 6 चैप्टर में मैं वीटो पावर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि वीटो पावर क्या होता है। तो यहाँ पे जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने के मामले में चीन ने उसे वीटो पावर लगा के निरस्त कर दिया। भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर लगा दिया। वही जैश-ए-मोहम्मद जो आतंकवादी है, क्योंकि चीन जो है वो भारत को बिल्कुल बर्बाद करना चाहता है। उसकी मनोकांक्षा रहती है कि भारत कैसे भी पीछे रहे उससे, और इसलिए ये सब जो आतंकवादी क्या है, वो हमारे देश को खोखला करने के चक्कर में रहते हैं। तो भारत ने कहा भाई कि इस आतंकवादी को बैन करो, तो चीन ने वीटो पावर लगा दिया कि नहीं करना है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को देखिए अभी क्या है कि चीन एक सड़क बना रहा है, बहुत लंबी सड़क, हाईवे एक तरह से आप कह सकते हैं, जो पीओके से होते हुए गुजरेगी, जो कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ती है। वो इसलिए इन चीजों को बना रहा है कि ये सड़क अगर सही रहेगा तो वो कभी भी जाके भारत को घेर सकता है। 2017 में भूटान का जो भूभाग है, लेकिन परंतु अब क्या हुआ कि ये भूटान, हम यहाँ पे आपको इन पॉइंटों को छोड़ के सिंपल पॉइंट में समझाते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, जहां जहां हमारा बॉर्डर लगता है, वहां पे चीन क्या करना चाहता है? अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है, अपने सैनिकों को इकट्ठा करना चाहता है, अपने परमाणु हथियारों को इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि आने वाले समय में उसके जितने भी पड़ोसी देश है उसमें भारत ही एक ऐसा देश है जो उसको टक्कर दे सकता है। और ये बात सही है कि इस चीन के दोगले नीति को एकमात्र ऐसा भारत ही देश है जो इसको पूर्ण रूप से टक्कर दे सकता है। तो इस तरह से आपने विवादित ढांचों को तो देख लिया। अब हम चीन के साथ भारत के संबंध जो सहयोग में है, जो फ्रेंडली है, जो मैत्रिता के ऊपर है, उसके बारे में जान लेते हैं। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व, जब चीनी का नेतृत्व बदल गया, जब चीनी का नेता बदल गया, जब चीनी के शासन पद्धति बदल गई, तो अब उनके वैचारिक मुद्दों से ज्यादा हमारा व्यवहारिक मुद्दा अहम होने लगा। हमारा जो व्यवहार है चीन के साथ वो ज्यादा अहम है, न कि वैचारिक मुद्दा अहम होगा। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन भी गए थे और उन्होंने अपने सीमा विवाद को यथासंगत रोकने का प्रयास किया। कहा कि जो बातें हो चुकी है उसे वहीं पे रोक देते हैं, अब ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, ना हम बढ़ेंगे ना आप बढ़ो। और राजीव गांधी ने उसे क्या किया? सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु भी समझौता किया था। हमारे और चीन के बीच में व्यापार का, संस्कृति का, आने जाने का, विकास करने का, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए
सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु भी समझौता हुआ था। ये हमारे कुछ मैत्रिता वाले संबंध है चीन के साथ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1999 में क्या हुआ। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। 1999 से अभी तक हमारे और चीन के बीच 30% जो सालाना व्यापार है वो बढ़ रहा है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पे राजी हुए हैं। जो पावर है, जो ऊर्जा है, उस पे भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों देश चीन और भारत दोनों ने मामले को दोनों देश सहयोग दे रहे हैं। मतलब कि हम और चीन दोनों जो है ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और आगे इस पे काम कर रहे हैं। भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में एक जैसी नीतियां अपनाई है। अगर चीन मुक्त व्यापार कर रहा है तो हमारा भारत भी मुक्त व्यापार कर रहा है। अगर यदि चीन अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना रखे हैं, रसिया के साथ अच्छे संबंध बना रखे हैं, तो हमारे भारत का भी संबंध न रसिया के साथ खराब है और न अमेरिका के साथ। हम भी उनके साथ व्यापार कर रहे हैं और हाल फिलहाल में तो मैं यही देख रहा हूं कि हमारे भारत का रिश्ता तो रसिया के साथ भी अच्छा है, अमेरिका के साथ भी अच्छा है, लेकिन चीन का ही रिश्ता अमेरिका के साथ मैं बिगड़ता हुआ देख रहा हूं। और इस तरह से आपने सहयोग के कुछ पॉइंटों को, इस तरह से आपका 4th चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जिसके ये सारे पॉइंट्स थे महत्वपूर्ण, 12th क्लास का, ये आज हमारा समाप्त हो गया। 4th चैप्टर के 3 पार्ट्स के वीडियो आपके लिए बन के तैयार हो चुका है। आप पूरे पार्ट्स के वीडियो देखें और चैप्टर को समझे। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है, चैप्टर के कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके द्वारा कमेंट करने के बाद मैं उन चैप्टरों के खास बिंदुओं को ध्यान रखते हुए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।